देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। That all the 2000 rupees notes across the country will be removed from circulation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 19 मई 2023 को आरबीआई ने यह अनाउंस कर दिया कि वो 2000 की नोटों को इकोनॉमिक सर्कुलेशन से बाहर निकाल रहे हैं। बट मैं आपको यह भी बता दूं कि 2016 के डीमोनेटाइजेशन जैसा ये नहीं होगा, जिसमें 500 और 1000 की नोट का लीगल टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया था। 2000 के नोट्स तो लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब आप अभी भी इन नोट्स को कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। बस सिर्फ ये एडवाइजरी जारी हुई है कि आपको सितंबर 2023 तक इन नोट्स को अपने अपने बैंकों में डिपॉजिट करना होगा। लेकिन यहां पर भी एक रूल है, आप एट अ टाइम सिर्फ 20,000 यानी सिर्फ 10 नोट्स ही डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको आप ही के बैंक में जाना होगा। आप किसी भी बैंक में जाकर उन नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हो, बस आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो कुछ लोकल पेमेंट मर्चेंट्स को भी इन नोट्स को एक्सेप्ट करने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिनके पास आप मगर सिर्फ 4000 तक के अमाउंट को एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज कि 2000 का नोट ही क्यों? वेल, ये नोट्स इंट्रोड्यूस ही क्यों हुए थे इन द फर्स्ट प्लेस, एंड इसके वजह से ऐसा क्या नुकसान हो रहा है सरकार को, जो गवर्नमेंट को वापस मजबूरन आज इन्हें बंद करना पड़ रहा है। सो देखो, ये पूरा खेलना हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो एक्चुअली हमें स्कूल्स में कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन आज बहुत ही इजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो हिस्टोरिकली अगर देखें ना, तो डिड यू नो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कंटिन्यूअसली कई डेकेड से होते आया है। इनफैक्ट ये 2000 की नोट तो कुछ भी नहीं है। इंडिया में पहले 5000 और 10,000 की नोट्स भी मौजूद हुआ करती थी। इंडिया के अगर पहले डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान वो हुआ था। 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 500, 1000 और 10,000 के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था, वो भी ऑर्डिनेंस यानी इंस्टेंट लॉ बनाकर। उस वक्त के आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख तो इस एक्शन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर फिक्स थी, पब्लिक को ये रीजन देकर कि वो मनी होर्डिंग को रोकना चाहती है। बट इसके पीछे असली वजह यह थी कि उन्हें फ्रीडम फाइटर्स को पहुंचने वाले सारे पैसों को रोकना था। लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें कुछ खास इकोनॉमिक गेन नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही साल फॉर्चुनेटली इसके बावजूद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है। पास्ट में डीमोनेटाइजेशन के वक्त ना सरप्राइजिंगली कई सारे पीएसवाई बैंक्स और रियल एस्टेट सेक्टर काफी प्रॉफिटेबली बूम हो गया था। और अब ये 2000 रुपए के नोट के रिमूवल के समय भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सिमिलर ट्रेंड रिपीट होने वाला है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करके एक ग्रेट एप्लीकेशन शून्य के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। बट फिलहाल बात करते हैं सेकेंड डीमोनेटाइजेशन की, क्योंकि कई कॉमन इंडियन सिटीजन्स अपने फिजिकल एसेट्स को होल्ड करना प्रेफर करते थे। सो 1947 के कुछ ही सालों बाद आया 1950s का दौर, जिसमें सरप्राइजिंगली इंडिया में 10,000 और 5,000 जैसे नोट्स आ गए। बट साल 1978 में इंडिया के दूसरे डीमोनेटाइजेशन में उन्हें वापस बंद कर दिया गया। अब इस डीमोनेटाइजेशन के वक्त में ना सेंटर में जनता दल गवर्नमेंट थी, जिन्होंने वंचू कमेटी के रिकमेंडेशन को कंसिडर करके 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को मार्केट से डीमोनेटाइज किया। और इस डीमोनेटाइजेशन का मेजर रीजन भी ब्लैक मनी को मार्केट से हटाना था। इस प्रोसेस में बैंक्स के पास टोटल 146 करोड़ जितने डीवैल्यूड नोट्स जमा हुए, जिनमें से 124 करोड़ ही एक्सचेंज होकर वापस मार्केट में इन्फ्लक्स हुए। बचे हुए 21.55 करोड़ की कंप्लीट ब्लैक मनी रिकवर कर ली गई। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी है कि कई देशों में हाई डिनोमिनेशन के नोट्स रिलीज करने के पीछे का रीजन हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे कंट्री, जिसकी करेंसी को 2008 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीगल टेंडर का टाइटल मिला था, क्योंकि उनके यहां पर तब हाईएस्ट करेंसी का नोट कितना था आपको पता है? You won't believe it, 100 ट्रिलियन का। अब उस वक्त ना वहां पर इन्फ्लेशन फ्रीकिंग 23 करोड़ 10 लाख% बढ़ गया था। अब इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा, जैसे जिम्बाब्वे में एक ब्रेड की कीमत 300 बिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स हो गई थी। और जब ब्रेड जैसे जरूरत के सामान की कीमत आसमान छूने लग जाए तो इतना सारा पैसा कोई सूटकेस में कैरी करके तो नहीं लेके जा सकता, और इसी वजह से हाई डिनोमिनेशन के नोट्स यहां पर छापे जाने लग गए। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया में ना ये वजह नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन सिर्फ 5 या 6% ही है। और अगर हम 1978 के डीमोनेटाइजेशन की भी बात करें तो तब भी इन्फ्लेशन कुछ 2.5% था। लेकिन क्योंकि उस वक्त इंडिया में 10,000 और 5,000 के नोट्स हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े नोटों को बिजनेस क्लास और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई ही यूज नहीं करता था।
और नॉर्मल लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं था और इसीलिए उन बड़े नोट्स को 1978 में स्क्रैप कर दिया गया। सो बेसिकली इंडिया में डीमोनेटाइजेशन का रीजन इन्फ्लेशन नहीं था और इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंस से यह देखा गया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। और इसीलिए मैं भी आपके लिए कुछ ऑफिशियल सोर्सेस और एक्सपर्ट्स द्वारा सजेस्टेड सेक्टर्स का एक लिस्ट लाया हूं जिससे आप भी स्किलफुली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मिंट, मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक टाइम्स, 2000 के नोट्स डिसकंटिन्यू होने की वजह से इन 5 सेक्टर्स में पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है। नंबर 1, बैंकिंग सेक्टर। लाइव मिंट ने पीएसयू बैंक्स का निफ्टी 44K पॉइंट से 47K पॉइंट्स तक प्रेडिक्ट किया है क्योंकि टियर 1 और टियर 2 सिटीज में ज्यादातर लोग इसे डिपॉजिट करेंगे जिससे बैंक्स में हैवी कैश फ्लो आएगा। नंबर 2, एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर के फॉर्च्यून कहे जाने वाले स्टॉक आईटीसी भी इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार 19% का ग्रोथ एक्रू कर सकता है। नंबर 3, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पीछे नहीं है। टाटा मोटर्स में भी अपवर्ड ट्रेंड होगा इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार और यह अपवर्ड ट्रेंड 14% तक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट लास्ट डीमोनेटाइजेशन के जस्ट 4 महीने बाद ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में 15% जितना इंक्रीमेंट आया था। एंड दिस इज व्हाई दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, जिसके लिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट शून्य, जो कि फिनवेशिया का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। शून्य पर एज नेम सजेस्ट कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जीरो ब्रोकरेज के साथ इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी, अपफ्रंट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस सब कुछ जीरो है। यहां पर जीरो ब्रोकरेज का मतलब बिल्कुल जीरो है। ऑल्सो इसके लिए आपको कोई भी प्लान वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज इज जीरो फॉर ऑल दी सेगमेंट्स लाइक इक्विटी, एफएनओ, करेंसी एंड कमोडिटीज एंड एक्सचेंजेस। एंड विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, चाहे इंट्राडे कर लो या डिलीवरी, ब्रोकरेज जीरो मतलब जीरो। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल इक्विटी में अगर आप कोई शेयर को 1000 रुपए में खरीदते हो और 1100 रुपए में बेचते हो तो हमारे पास क्वांटिटी बचती है 100, पर कैलकुलेट करने पर स्क्रीन पर क्लियरली दिखता है यहां पर ब्रोकरेज जीरो है। इस प्लेटफॉर्म पर ना ही सिर्फ आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो बल्कि म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, डेरिवेटिव्स जैसे अलग अलग जगहों पर आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स बना सकते हो, जिससे आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। शून्य एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आप डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल से भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा शून्य अपने यूजर्स को कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे आप यहां पर हिस्टोरिकल डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहां काफी एडवांस टूल्स एंड फीचर्स भी मिलते हैं जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, 100+ इंडिकेटर्स, बास्केट ऑर्डर, स्टॉक प्लेज फैसिलिटी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, स्क्रीन सेवर्स एंड एनालिसिस टूल्स जो एक बिगिनर और एडवांस ट्रेडर दोनों यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सबसे बेस्ट बात, अब फिनवेशिया स्पेशली अपने यूजर्स के लिए लेके आया इंडियाज फर्स्ट एआई फीचर इन पार्टनरशिप विद आईनो फर्स्ट, जिसको वर्ल्ड्स लीडिंग हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। और ये ट्रूली एक गेम चेंजर है क्योंकि आपके लिए अप टू 1500 सिलेक्टेड स्टॉक्स को एनालाइज करेगा और जो भी स्टॉक्स मूवमेंट पोटेंशियल में होंगे वो आपको सजेस्ट करेगा। फिनवेशिया जैसे आप जानते हो 15-year-old ट्रस्टेड ब्रांड है। ऑल्सो इट वाज co-founded by ex-Wall Street bankers in 2009 and also registered in NSE, BSE, MCX, NCDEX, CDSL and SEBI. And along with that, Finvesia is also an NBFC. Finvesia has a client base of more than 1 lakh, which makes Shunya by Finvesia highly trustable brand in the market. So guys, link मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करें and enjoy truly zero brokerage. और अब लौट आ जाते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। Now coming to India's थर्ड डीमोनेटाइजेशन, वो यही 2016 का, जिसे भी इस्तेमाल ब्लैक मनी को ही कर्ब करने के लिए किया गया था, लेकिन ये एक्चुअली इन सभी पास्ट डीमोनेटाइजेशन से एकदम अलग था क्योंकि कुछ ही घंटों में 500 और 1000 रुपए के नोट्स का लीगल टेंडर्स हटा दिया गया। इस एक्शन की वजह से पूरे देश का टोटल 80% कैश मिनटों में ही वर्थलेस हो गया। लेकिन इसी दौरान जो 2000 रुपए के नोट्स को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया गया वो कहीं ना कहीं सही था। देखो, अचानक से मार्केट में 500 और 1000 के सारे नोट्स डीमोनेटाइज अगर हो गए तो इससे होता क्या है, प्रिंटिंग प्रेस पर एकदम से बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लेकिन क्योंकि 2000 रुपए की वैल्यू के लिए आरबीआई को एक 2000 का नोट बनाना पड़ेगा, जबकि दूसरे तरफ 500 रुपए के 4, तो इससे प्रिंटिंग प्रेस का प्रेशर कम हो जाएगा अगर एक ही 2000 का नोट बनाया जा सके तो। और इसीलिए 2016 डीमोनेटाइजेशन के वक्त ही आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह भी दिया था कि ये 2000 के नोट्स टेम्पररी 5 से 6 सालों के लिए ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बस मनी शॉर्टेज से निकलने के लिए। इनफैक्ट 2018 में ही गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों की प्रिंटिंग को बंद कर दिया था। और जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल होती चली गई, वैसे ही उन नोट्स के सर्कुलेशन को कम कर दिया गया। और इस पूरे एक्टिविटी को आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि कैसे
2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से निकालकर उनकी जगह पर 500 के नोट्स के इन्फ्लक्स को बढ़ा दिया गया ताकि मनी वैल्यू का सप्लाई और डिमांड सही से मेंटेन रहे। ऑल्सो 2000 के नोट्स को स्क्रैप करने का एक और एक सबसे मेजर रीजन है टेरर फंडिंग और फेक करेंसीज। एनआईए के मुताबिक ज्यादातर बांग्लादेश और नेपाल जैसे नेबरिंग कंट्रीज से 2000 के नोट्स लार्ज अमाउंट्स में इंडिया में इन्फ्लक्स किए जाते हैं, जो मेजरली इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को बिगाड़ने के काम में यूज होते हैं। ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में फेक करेंसीज का यूज अब अराउंड 107 टाइम्स बढ़ चुका है, जिनमें से आधे तो 2000 के ही नोट्स है। अब इन 2000 के नोट्स को स्क्रैप करने से इंडिया को कई एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे ब्लैक मनी और इलिसिट ट्रांजैक्शंस जो कि इतने सालों में एक्रू हो गए हैं, उन पर वापस से रोक लग जाएगा। और इससे एक और एक थोड़ा सा इमीडिएट एडवांटेज भी मिलेगा, इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। बात कुछ ऐसी है ना कि लोग 2000 के नोट्स डिसकंटिन्यू होने की वजह से उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा, और इस वजह से उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ सकता है उस इनकम पर जो बहुत ही समय से गवर्नमेंट के सामने नहीं आया था। यही सेम चीज हमें 2016 में भी देखने को मिली थी, जब डीमोनेटाइजेशन के पहले इंडिया का टैक्स रेवेन्यू 2.58 ट्रिलियन रुपीस था, मगर डीमोनेटाइजेशन होने के बाद ये 160% से बढ़कर 6.73 ट्रिलियन रुपीस हो गया, व्हिच इज ह्यूज। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में भी सीधे 29% का एडिशन हुआ, और इनफैक्ट 2016 से अब तक टोटल 18 लाख केसेस ऐसे सामने आए हैं जो विदाउट प्रॉपर इनकम रिकॉर्ड पैसे डिपॉजिट कर रहे थे, और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को हेफ्टी कन्वर्जन चार्जेस भी मिले हैं। बट फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस की वजह से भी इंडियन इकोनॉमी और उसके कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स में थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे 90% एफएमसीजी मार्केट हेवीली कैश ट्रांजैक्शंस पर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, जिनके पास अभी 2000 के नोट्स है वो से डर के मारे कंपल्सिवली यूज करने में और भी खर्च करने लग गए हैं, जिससे आने वाले समय में डेली गुड्स का शॉर्टेज भी हो सकता है। इनफैक्ट एचटी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 की नोट डिसकंटिन्यू होने की अनाउंसमेंट होते ही लोग ज्वेलर्स के पास सोना खरीदने के लिए रश करने लग गए। और वहीं पर अगर हम बात करें रूरल इंडिया की, तो वो भी काफी कैश डिपेंडेंट है, और इस वजह से उन्हें भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जैसे रूरल बैंकिंग सर्विसेज के मामले में, जो इतनी स्कैर्स है कि 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ही बैंक है, और इससे ये एंटायर प्रोसेस उनके लिए और भी ज्यादा टफ और इनकन्वीनियंट बन सकता है। बट अगर फ्रेंड्स मैक्रो पिक्चर में डीमोनेटाइजेशन का एक ओवरव्यू देखें, तो नोट्स प्रिंट करने से लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने तक गवर्नमेंट को टोटल अराउंड 5 बिलियन रुपीस का कॉस्ट बियर करना पड़ा है, और इसीलिए दोनों पहलुओं को कंसिडर करके द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, आपको क्या लगता है कितना फीजिबल रहा है ये? अब ये मूव कई लोगों के हिसाब से मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ओवरऑल व्यू देखकर 2000 के नोट्स के सर्कुलेशन को कम करने के साथ साथ 500 के नोट्स को भी बढ़ाया, और उसी के साथ ज्यादा लोड ना आए इसीलिए डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रमोट किया है, जिससे वो ऑप्शन भी अभी बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली, ताकि मिसमैनेजमेंट जैसी सिचुएशन ना अराइज हो। आपका क्या ख्याल है इसमें? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या इस मूव से इंडियन इकोनॉमी को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी फिलहाल तो टोटल 18 कंट्रीज ट्रेड करने के लिए यूएसडी के बदले में आईएनआर को प्रेफर कर रहे हैं, विच इज ह्यूज फॉर इंडिया। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, तो यहां पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पे गौरव जी ठाकुर आईडी पर फॉलो भी करना फॉर मोर अपडेट्स। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट, इकोनॉमिक टाइम्स के एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से पोस्ट डीमोनेटाइजेशन इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो डोंट एट ऑल लूज दिस अपॉर्चुनिटी विद शून्य। स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करो एक्चुअल में जीरो ब्रोकरेज के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।